मुद्रा का प्रादुर्भाव यानी कि ओरिजिन ऑफ मनी एक बहुत लोकप्रिय कहावत है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मुद्रा पर भी यह कहावत पूर्ण रूपेण लागू होती है। जैसे जैसे सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां भी बढ़ती गईं। लोगों को अनेक प्रकार की असुविधाएं होने लगीं। किस तरह की असुविधाएं? दरअसल आवश्यकताएं पहले बहुत सरल हुआ करती थी। मनुष्य की आवश्यकता भोजन, कपड़ा और शेल्टर यानी कि आवास हुआ करता था। रोटी, कपड़ा और मकान जिसे बोलते हैं। आज मनुष्य की आवश्यकताएं सरल नहीं रही इतनी कि सिर्फ भोजन या सिर्फ कपड़े से काम चल जाए। आजकल तो भोजन में क्या, और उस क्या में भी किस तरह का। जैसे आज आपको अगर भोजन में पिज्ज़ा चाहिए तो वह भी किस कंपनी का चाहिए। तो ऐसे में तो जो दोहरा संयोग जो हमें चाहिए होता था वस्तु विनिमय में, वह तो इस समय असंभव हो जाएगा ना। तो संभवतः आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य की आवश्यकताओं का सरल होना वस्तु विनिमय के लिए एक अनिवार्य शर्त थी। मनुष्य की आवश्यकताएं सरल रही नहीं, तो कठिन हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली से लोगों का सुविधाजनक रूप से निर्वाह होना। हुआ क्या, ऐसी सर्वमान्य वस्तु की या ऐसे माध्यम की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर कर सके। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा जिसके आधार पर वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों को मापा जाने लगा। समय तथा परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ मुद्रा का स्वरूप भी बदला। लेकिन ठीक ठीक ये बताना बहुत कठिन है कि मुद्रा अस्तित्व में आई कब। आर्थिक इतिहास यह कहता है कि हजारों वर्ष पूर्व भी मुद्रा प्रचलन में थी। कीन्स का विचार है कि मुद्रा का प्रादुर्भाव प्राचीन सभ्यता के साथ ही हुआ। अब मुद्रा का प्रादुर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब अगर हमें जानना है तो इसमें दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक सिद्धांत ये मानता है कि मुद्रा का आकस्मिक विकास हुआ, इसे मुद्रा का आकस्मिक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। और दूसरा सिद्धांत यह मानता है कि मुद्रा का क्रमिक विकास हुआ है। धीरे धीरे विभिन्न अवस्थाओं से गुजर के मुद्रा आज अपने इस विकसित स्वरूप को प्राप्त कर सकी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मुद्रा का अचानक से आविष्कार हुआ, या यूं कह लीजिए कि विकास हुआ। तो आकस्मिक विकास हुआ या क्रमिक विकास हुआ, सिर्फ ये सिद्धांतों में अंतर है। पहले आकस्मिक विकास का सिद्धांत, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ मनी, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि स्पाल्डिंग कहते हैं कि मुद्रा किसी खोज या आविष्कार का परिणाम नहीं है। मुद्रा का जन्म तो अपने आप आकस्मिक रूप से हो गया। स्पाल्डिंग यह भी कहते हैं कि मुद्रा को प्राप्त किया नहीं गया, मुद्रा स्वयं प्राप्य थी। कुछ और थोड़ा सा हम इसे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि मुद्रा का जो प्रादुर्भाव है, जो अभ्युदय है, सबसे पहले विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ। वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ थीं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का प्रादुर्भाव हो गया विनिमय के माध्यम के रूप में। प्राचीन काल में परस्पर लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तुओं को किसी विनिमय माध्यम की आवश्यकता पड़ती थी, विनिमय माध्यम की। और विभिन्न देशों में जिस वस्तु को इस कार्य के लिए उपयुक्त माना गया, उसी को विनिमय का माध्यम कह दिया गया या मुद्रा कह दी गई। समय के साथ साथ इस माध्यम या मुद्रा के रूप में परिवर्तन होता चला गया, यानी कि आवश्यकता पड़ी और अचानक से मुद्रा का विकास हो गया। यह सिद्धांत यह नहीं मानता कि मुद्रा को बहुत कोशिश करके खोजा गया, फिर उसके रूप में बड़ा परिवर्तन किया गया। इनका सीधा सीधा मानना है वस्तु विनिमय की कुछ कठिनाइयाँ थीं, उसका समाधान मुद्रा आई, और ये अचानक से अलग अलग देश में काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग रूपों में उपयोग में आती रही। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? मुद्रा का क्रमिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी। यह सिद्धांत जो है, इसके जो समर्थक हैं उनका यह मानना है कि मुद्रा का आविष्कार मनुष्य द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया। वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी कठिनाई वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित करने में आती थी, यानी कि किस वस्तु का कितना मूल्यवान है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की थी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कुछ गायें हैं, उसमें से एक गाय दे करके वह किसी से सब्जी खरीदना चाहता है। अब 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर के बदले में वो एक गाय तो नहीं दे सकता,
गाय विभाज्य नहीं है कि उसका एक पाँव दे करके उससे सब्जी 1 किलो ले ली जाए। तो ऐसे में वह कैसे? अच्छा, यहाँ पर यह भी बड़ा मुश्किल काम था कि हम यह कैसे तय करेंगे कि एक गाय के बदले कितनी सब्जी, कितने किलो आलू या कितने किलो टमाटर या कितने कपड़े लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जिसकी जितनी आवश्यकता होती थी, आवश्यकता की तीव्रता के आधार पर वस्तुओं का एक्सचेंज होता था, जो कि उचित नहीं था। तो ऐसे में वस्तुओं के मूल्य को निश्चित करने की ज़रूरत आन पड़ी, और इस ज़रूरत का जो निराकरण निकला वो मुद्रा के रूप में निकला। तो संभवतः आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, मुद्रा का आविष्कार किस रूप में हुआ था? मूल्य मापक के रूप में। मूल्य का मापक यानी कि ये अपने आप नहीं हुआ, इसका आविष्कार करना पड़ा। ठीक है, विनिमय के माध्यम के रूप में इसका प्रयोग बाद में प्रारंभ हुआ। पहले तो ये मूल्य मापक के रूप में आई थी, विनिमय के माध्यम के रूप में इसका प्रयोग शुरुआत में नहीं हुआ। ये इस बारे में ये सिद्धांत यही मानता है कि विनिमय के माध्यम के रूप में तो वस्तु विनिमय का भी प्रयोग प्रचलन में था, मुद्रा का उपयोग बाद में हुआ। पहले उस मुद्रा के माध्यम से मूल्य मापन का कार्य शुरू किया गया। जैसे ये तय हो गया कि एक गाय के बदले में हमें, मान लेते हैं कि शीश शेल्स होते हैं या कोई भी एक ऐसी चमकीली पत्थर कि एक गाय के बदले हमें 2 चमकीले पत्थर मिलते हैं, या एक गाय के बदले मान लेते हैं 10 चमकीले पत्थर मिलते हैं, और हमें एक जोड़ी कपड़ा खरीदने के लिए हमें 1 पत्थर देना पड़ता है। तो इसके आधार पर तय हो गया कि अगर कोई व्यक्ति गाय देता है, जब एक गाय के बदले में 10 पत्थर देने होते हैं और एक जोड़ी कपड़े के लिए 1 पत्थर, तो इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति अगर अपनी गाय देता है तो बदले में उसे 10 जोड़ी कपड़े मिल सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले यह सिद्धांत ये मानता है, क्रमिक विकास का सिद्धांत, कि सबसे पहले मुद्रा का उपयोग हुआ मूल्य मापक के तौर पर, बाद में यह विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग में लाया गया। ठीक, तो अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, हैंसन के विचारों को थोड़ा सा जानते हैं। ये कहते हैं कि मुद्रा की उत्पत्ति वस्तु विनिमय की कठिनाइयों में ही निहित है, यानी कि मुद्रा का जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह तो व्यक्तियों के प्रयासों का परिणाम है। एडम स्मिथ क्या कहते हैं? मुद्रा का जन्म विशिष्टीकरण के साथ हुआ। विशिष्टीकरण मतलब, मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि आपको पिज्ज़ा नहीं चाहिए, आपको फला कंपनी का ये फ्लेवर वाला पिज्ज़ा चाहिए। आपको कपड़े नहीं चाहिए, आपको इस कंपनी के या इस डिज़ाइनर का इस तरह का सूट या इस तरह का ड्रेस चाहिए। तो जब विशिष्टीकरण की बात आई, वहाँ पर मुद्रा की ज़रूरत पड़ गई। पॉल एंजिंग अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अन्य सामाजिक संस्थाओं की भांति मुद्रा का विकास भी लंबे प्रयोगों के बाद ही हो सका। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि मुद्रा के जो कार्य हैं उनका विस्तार होता चला गया, और परिणाम स्वरूप क्रमिक विकास के चलते मुद्रा आज इस रूप को प्राप्त कर चुकी है। इसमें क्राउथर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और क्राउथर जो कहते हैं वह यह है कि मुद्रा निश्चित रूप से आविष्कार था, आकस्मिक रूप से हमारे सामने नहीं आ गया, इसको खोजा गया। ये क्राउथर कहते हैं मुद्रा निश्चित रूप से एक आविष्कार था। साधारण वस्तु विनिमय से मुद्रा द्वारा हिसाब की अवस्था में आने के लिए मनुष्य को अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करना पड़ा होगा। तो संतुलित मत क्या है? संतुलित मत यह कहता है कि दोनों सिद्धांतों के अपने तर्क हैं, पक्ष विपक्ष दोनों में, किंतु इस प्रकार के वाद विवाद से हम कोई निष्कर्ष तक पहुँच ही नहीं पाएंगे कि वास्तव में है क्या। तो वास्तव में यह कहा जा सकता है कि मुद्रा की उत्पत्ति को कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती, क्योंकि इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मुद्रा के उद्गम तथा क्रमिक विकास का इतिहास शताब्दियों पुराना है। और हाँ, समाज की प्रगति तथा सभ्यता के विकास के साथ मुद्रा के स्वरूप में परिवर्तन भी होता गया। विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पार करके मुद्रा का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ है। कुछ बातें और मुद्रा के ऐतिहासिक विकास की, जो आप पिछले वीडियो में पहले भी सुन चुके हैं, मैं अब उन्हीं कुछ बातों का वर्णन करूंगा। देखिए, मुद्रा का क्रमिक विकास मानव सभ्यता के साथ साथ हुआ है। जैसे जैसे मानव
सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे मुद्रा का रूप भी परिवर्तित और संशोधित होता गया। ये जो बात अभी कही गई है, ध्यान रखिएगा, यह बात उपरोक्त बताए गए दोनों सिद्धांतों में से किसी एक का पक्ष लेता या किसी के विपक्ष में खड़ा होता नहीं दिखता। पहला सिद्धांत यह कहता है कि मुद्रा की खोज की नहीं गई, यह समय काल स्थित परिस्थिति में अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से सहज रूप से उपलब्ध थी। तो अगर आप ये सेंटेंस पढ़ें तो आपको ये बात यहाँ पे सत्य सिद्ध होगी कि मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे मुद्रा का रूप भी परिवर्तित होता और संशोधित होता गया। दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि मुद्रा का क्रमिक विकास हुआ। क्रमिक विकास का मतलब क्या है? अलग अलग काल स्थिति परिस्थिति में जैसे जैसे मनुष्य को जो जो आवश्यकता पड़ी, उसने उस रूप में मुद्रा का रूप परिवर्तन वो करता चला गया। तो कुल मिलाकर के ये इसमें से कौन सा सिद्धांत है, आप इस टॉपिक से, मुद्रा का ऐतिहासिक विकास से बिल्कुल भी तय नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है, इसमें बगैर किसी विवाद के सारे लोग ये स्वीकार करते हैं, सारे विद्वान, कि मुद्रा अलग अलग समय में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग रूप में उपस्थित थी। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वस्तु मुद्रा जो थी, वस्तु मुद्रा का युग जो है, उसमें मुद्रा की स्थिति क्या थी। देखिए, अब हम जब वस्तु मुद्रा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर मुद्रा क्या होगी? वस्तुएं, है ना। तो जब वस्तुएं ही मुद्रा हैं तो ऐसे में हम ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि वस्तु मुद्रा कब से कब तक रही। आप यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं। वस्तु मुद्रा का युग था आखेट युग, चारागाह युग, कृषि युग और शिल्प युग। ये 4 युग हैं। अगर इतिहास आपने पढ़ा होगा तो आपने इन चारों युगों के बारे में सुना होगा। फिर उसके बाद में धातु मुद्रा का युग आता है, जब वस्तु मुद्रा के ये चारों युग पूरे हो चुके होते हैं। फिर पत्र मुद्रा आती है, साख मुद्रा आती है, और ई बैंकिंग का युग है जिसमें प्लास्टिक मुद्रा है। और इसमें अभी छठा बताया नहीं गया, जिसके मैंने वर्णन किया था लास्ट टाइम, जिसे आभासी मुद्रा कहा गया। क्या कहा गया? आभासी मुद्रा। ठीक है, तो चलिए हम इन्हें जानते हैं बाद में। फिलहाल वस्तु मुद्रा की हम करते हैं बात। देखिए, वस्तु मुद्रा में सबसे पहले आखेट युग की बात करते हैं। आखेट युग में क्या हुआ था कि मानव सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था थी। मनुष्य जंगलों में रहता था, जानवरों का शिकार करके मांस से अपना पेट भरता था। जानवरों की खालों को ओढ़ना, बिछाना और पहनना, जानवरों की खालों, पत्थरों व शिकार के हथियारों, हड्डियों, चमड़े आदि का मुद्रा के रूप में वो उस समय प्रयोग करता था। यानी कि इन्हीं के बदले में दूसरी वस्तुएं उसे प्राप्त होती थी। एक उदाहरण दिया गया है, रोम, कार्थेज तथा कनाडा के हडसन खाड़ी क्षेत्र में खालों द्वारा वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण होता था। ठीक, इसकी कुछ दोष भी थे। दोष क्या है? इसे कमोडिटी मनी कहा जाता है। इसमें एक रूपता, वहनीयता और टिकाऊपन आदि गुणों का अभाव था। एक रूपता यानी कि ये वस्तुएं जो कि अलग अलग होती थीं मुद्रा के रूप में, तो ये एक रूप नहीं थे। और जब मुद्रा का रूप ही एक जैसा नहीं होगा तो आप कैसे तुलना कर पाएंगे उसमें, ठीक है ना। इसके बाद में वहनीयता का मतलब होता है पोर्टेबिलिटी। वस्तुओं को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जाया जा सकता। आज आप जेब में एक चेक रख लेते हैं या एक कार्ड रख लेते हैं, पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, आप अपने एटीएम कार्ड का, अगर वो इंटरनेशनल एटीएम कार्ड है तो आप उसका उपयोग करते हुए पूरी दुनिया में कहीं पे भी पैसे निकाल सकते हैं, उस देश की मुद्रा, ठीक है ना। तो पोर्टेबिलिटी है। लेकिन अगर आप सोचें कि एक गाय या एक घर को या कोई भी अनाज को, आप कपड़ों को कितना आसानी से ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उसमें पोर्टेबिलिटी का थोड़ा अभाव है। टिकाऊपन का मतलब भी है कि जो भी वस्तुएं हैं वो क्षीण होती हैं, नष्ट होती हैं। मुद्रा जनरली लंबे समय तक रहती है। तो ये जो गुण है एक मुद्रा में होने चाहिए, एक रूपता, वहनीयता, टिकाऊपन, वस्तु मुद्रा में इन गुणों का अभाव था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जानते हैं चारागाह युग में मुद्रा किस रूप में थी। देखिए, सभ्यता का जो दूसरा चरण था, पहला चरण आपने जाना आखेट युग इसे बोलते थे, या शिकारी युग भी इसे बोलते थे। तो आखेट युग आपने देख लिया। आखेट युग कैसा युग था? जहाँ पे मनुष्य वस्तुओं का उपयोग करता था। और वस्तुएं कौन कौन सी होती थी जिनका उपयोग होता था? खाल, जानवरों की खालें, पत्थर, शिकार के हथियार, हड्डियों और चमड़े आदि का मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था। ये कौन सा युग है, एज है?
ये है हंटिंग एज। ठीक, फिर चारागाह युग आता है, यानी कि पास्टोरल एज। तो इसको ज़रा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो चारागाह का युग है, इसमें मनुष्य ने जान लिया कि पशुओं से दुश्मनी ठीक नहीं, दोस्ती अच्छी है। उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। पशुओं का जैसे जैसे महत्व बढ़ता चला गया, उनका उपयोग एक्सचेंज में होने लगा। आप सुनते भी हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ऐसे करके आता है ना एक दोहा। तो ऋग्वेद में क्या कहा गया कि वैदिक काल में गाय को धन माना गया था। प्राचीन ग्रीक सभ्यता में भी बैल को विनिमय का माध्यम माना गया था। चारागाह युग में भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, ये पशुओं को मुद्रा के रूप में उपयोग में लाया गया। आइलैंड में सूखी मछलियों द्वारा मुद्रा का भी उपयोग लिया गया। ठीक है, पशुओं द्वारा मुद्रा के रूप में प्रयोग करने पर अनेक कठिनाइयां अनुभव की गई। इस प्रकार की मुद्रा में मानकीकरण का अभाव था। मानकीकरण अर्थात एक जैसा जो भी वस्तुएं होती जिनमें एक जैसे गुण, दोष, उपयोगिता होती है, वो स्टैंडर्ड वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कोई ब्रांड होता है तो उसका मूल्य जनरली सामान्य दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है, कारण कि उसमें हर एक चीज़ नपी तुली होती है। ठीक है, वही जो लोकल वस्तुएं होती हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तनीयता रहती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है एवरीथिंग शुड बी इन अ सेट रेशियो, इन अ सेट प्रपोर्शन, राइट। उसे स्टैंडर्ड या मानक के अनुसार वस्तु कहा जा सकता है। तो जो पशु मुद्रा थी, अब पशु कोई भैंस छोटी है, कोई मोटी है ना, कोई गाय है, कोई बहुत छोटी बछिया है, तो उनका आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर के मानकीकरण का अभाव था, क्योंकि पशुओं का कोई सर्वमान्य प्रामाणिक मूल्य नहीं होता। ऐसी मुद्रा में एक रूपता का अभाव था, क्योंकि सभी पशु एक जैसे होते नहीं। ठीक, और पशुओं की कुछ स्थितियां और थीं कि पशुओं के रूप में मूल्य का संचय नहीं किया जा सकता। आपको कोई व्यक्ति गाय दे दे और कहे कि हम आज से 10 साल बाद यही गाय आपसे लेंगे, क्या उसका संचय हो सकता है? नहीं हो सकता। इस प्रकार की मुद्रा में वहनीयता, जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना कठिन था। ऐसी मुद्रा के मूल्य में टिकाऊपन का भी अभाव था। टिकाऊपन का मतलब यह है कि वह मूल्य उसका अस्थिर रहता है, घटता बढ़ता रहता है। पशु मुद्रा के रख रखाव में भी बहुत ढेर सारी कठिनाइयाँ होती थी। पता लगे आपने अपना मकान बेचा और आपको जो नोट मिले ऐसे जिनको आपको खिलाना पिलाना पड़े, जिनका गोबर उठाना पड़े, तो ऐसे नोटों को लेकर के तो आपके लिए बड़ी कठिनाई हो जाएगी ना। तो उस समय के जो नोट होते थे वो पशुओं के रूप में होते थे और उनका रख रखाव बड़ा कठिन था। तो ये जो कठिनाइयाँ थी संभवतः इसीलिए पशु मुद्रा का उपयोग धीरे धीरे घटता चला गया। कृषि युग आया। कृषि युग में ध्यान रखिएगा कि मनुष्य ने क्या करा, जानवरों के साथ साथ फिर उसने ये जान लिया कि हमें चलते फिरते जंगलों में उगाए पौधों में जो फल होते हैं, उन फलों को खाने से काम नहीं चलने वाला। उसने क्या करा, आसपास की ज़मीन को समतल किया और वहाँ पे कुछ उपयोग की वस्तुएं, अनाज वगैरह उगाने लगा। तो गेहूँ, चावल, ये जो अनाज हो गए, ये लोगों का उत्पादन हुआ करता था। तो अनाज जो था वह आपस में विनिमय का माध्यम बन गया कृषि युग में। तो अनाज के अतिरिक्त उस समय नमक, तंबाकू, चाय, रुई, अफीम, नारियल, सीप, कौड़ियाँ आदि इनका उपयोग होता था। सीप आप समझते ही होंगे ना, वही सी शेल जिनकी बात मैं कर रहा था लास्ट वीडियो में बोला था, सीप बोलते हैं उनको। तो इन वस्तुओं का उपयोग कृषि युग में होने लगा मुद्रा के रूप में। अमेरिका के मैरीलैंड नामक प्रदेश में 1732 में मक्का को मुद्रा घोषित किया गया था। मक्का मतलब वही मेज़, मतलब मक्का जिसे अपने यहाँ भुट्टा कहा जाता है। तो स्विट्ज़रलैंड में अंडे और सुमात्रा में नमक को भी मुद्रा के रूप में उस समय उपयोग में लाया गया था। ये कृषि मुद्रा में विभिन्न प्रकार के अनाज और खाद्य पदार्थ जो थे या खाद्य वस्तुएं थीं, इनका उपयोग मुद्रा के रूप में हुआ। तो इसके भी कुछ दोष थे, जैसे एक रूपता का अभाव इसमें भी था। मूल्य निर्धारण में बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि ये एक जैसे नहीं होते थे, तो इनका आपस में मूल्य निर्धारण करना, इनके मूल्यों में मूल्य निर्धारण करना बड़ा कठिन है। मूल्य संचय में कठिनाई, मूल्य को संचित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये वस्तुएं बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। और वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता का अभाव, वस्तुओं में मूल्य उनका जो होता है वह स्वयं का मूल्य स्थिर नहीं होता। शिल्प युग आता है और एक जो वस्तु
विनिमय वस्तु मुद्रा के रूप वस्तु मुद्रा के उपयोग का अंतिम चरण है, अंतिम हिस्सा है। शिल्प युग क्या था? ये वो युग था जहाँ पर मनुष्य अपने घरों में उपयोग की विभिन्न वस्तुएं बनाता था। मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन, कपड़े वगैरह, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की घरेलू उपयोग की वस्तुएं। तो जब ये वस्तुएं बनने लगीं तो इनका उपयोग भी मुद्रा के रूप में होने लगा। ये क्राफ्ट स्टेज थी जिसमें मिट्टी, धातु के बर्तन, लोहे के हथियार, ये भी मुद्रा के रूप में उपयोग में आते रहे। तो यहाँ आते आते मुद्रा का जो वस्तु विनिमय का युग था वह पूरा हुआ। उसके बाद में धातु मुद्रा आई प्रचलन में, ठीक है। धातु मुद्रा को हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं यहाँ से। देखिए, मेटलिक मनी एज जो है, इसमें वस्तु मुद्रा का जो भी प्रयोग में कठिनाई होती थी, उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की गई। हम जानते हैं कि वस्तु मुद्रा की क्या क्या कठिनाइयाँ थीं। वस्तुएं नाशवान होती थीं, वस्तुओं से मूल्य संचय बड़ा कठिन होता था, यानी कि उनको संचित करके रखना कठिन था। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में भी कठिनाइयाँ आती थीं। तो 3 प्रमुख कठिनाइयाँ थीं। मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाने के लिए एक ऐसी वस्तु की खोज की जाने लगी जो टिकाऊ भी हो, मूल्यवान भी हो और सर्वग्राह्य हो, जिसे सब लोग स्वीकार कर सकते हैं, उसे सर्वग्राह्य कहा जाता है। सबके द्वारा ग्रहण करने वाली वस्तु सर्वग्राह्य। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप वस्तु मुद्रा के स्थान पर धातु मुद्रा अस्तित्व में आई। सबसे पहले लोहा, सीसा, रांग, तांबा, पीतल आदि धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया गया। बाद में कुछ महंगी धातुएं जैसे कि स्वर्ण और चांदी, ये मूल्यवान वस्तुओं का भी धातु की मुद्रा में उपयोग हुआ। यह अनुभव किया गया कि स्वर्ण और चांदी को छोड़कर अन्य धातुओं में दुर्लभता का गुण नहीं है। परिणाम यह हुआ कि अन्य धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में कम होता गया और स्वर्ण और चांदी के सिक्कों ने प्रधान मुद्रा का, यानी कि प्रमुख मुद्रा का स्थान ले लिया, ठीक है। आरंभ में इन धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े या छल्लों को मुद्रा के रूप में काम में लिया जाता था। बाद में फिर सिक्कों की ढलाई शुरू हुई। तो सिक्कों की ढलाई क्यों हुई? कारण यह था कि धातु को जब हम टुकड़ों में इस्तेमाल करते थे तो उसमें कुछ दिक्कतें होती थीं। क्या था कि धातुएं बहुत भारी होती थीं, जिससे उन्हें लाने ले जाने में कठिनाई होती थी। धातुओं के छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे, कभी कोई टुकड़ा छोटा, कभी बड़ा, कभी मोटा, तो उसमें एक रूपता का अभाव था, जिससे कंपेरेबिलिटी यानी तुलना करना नहीं बन पाता था। धातुओं के टुकड़ों की शुद्धता की जांच में भी कठिनाई थी कि वो धातु असली है या नकली। तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उस समय क्या हुआ कि धातुओं को गलाया गया और उनके सिक्के तैयार किए जाने लगे। सिक्कों को ढालने का काम सबसे पहले कहाँ हुआ था? लीडिया, लगभग 700 वर्ष ईसा पूर्व, यानी कि अभी जैसे सन 2020 चल रहा है, इससे भी 700 वर्ष पहले सबसे पहला सिक्का लीडिया में ढाला गया। सिक्का ढालने का काम पहले कुछ व्यावसायिक संस्थाओं ने किया, और जब यह कार्य अधिक लाभदायक होने लगा, दिखने लगा, तो इसे राजा महाराजाओं ने अपने हाथ में ले लिया। वर्तमान युग में यह कार्य केंद्रीय सरकारें या केंद्रीय बैंक करती हैं, ठीक। तो आपने जाना धातु मुद्रा युग में मुद्राएं किस रूप में होती थीं। अब बात कर लेते हैं पत्र मुद्रा की। कौन सा युग है ये? पत्र मुद्रा। तो पत्र मुद्रा की हम बात कर लेते हैं, जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। पत्र मुद्रा का युग, जब स्वर्ण और चांदी के सिक्कों को प्रधान मुद्राओं के रूप में काम में लाने में भी कुछ कठिनाइयाँ अनुभव की जाने लगीं, जैसे कि मूल्यवान धातुओं के सिक्कों में घिसावट होती थी, उससे अनावश्यक रूप से धातु का नुकसान होता था। मूल्यवान धातुओं की पूर्ति भी सीमित थी, सप्लाई उतनी नहीं होती है सोने और चांदी की। तो उस सोने और चांदी जो किसी भी देश में उपलब्ध होती थी, उसके सिक्के ढालने की जगह उनका कुछ और भी उपयोग किया जा सकता था। इसीलिए ये सोचा गया कि इन मूल्यवान धातुओं की जगह कोई अन्य वस्तु का इस्तेमाल किया जाए, या अन्य प्रकार की चीज़ का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में किया जाए। सिक्के भारी भी होते थे, उनके कारण उन्हें लाना ले जाना कठिन होता था। अभी आपको अगर कोई 10,000 के सिक्के दे दे, 1-1 रुपए के, और कहा जाए कि ले चलिए यहाँ से कुछ दूर लखनऊ तक, कठिन हो जाएगा ना। और 10,000 रुपये जेब में रख करके आप बड़े आसानी से घूम सकते हैं। 10 लाख रुपए जेब में ले करके आप घूम सकते हैं। 10 लाख का कोई भी एक चेक ले लीजिए, है ना। तो सिक्के भारी होते थे, उनको लाने ले जाने में कठिनाई होती थी। धातु मुद्रा की ढलाई का बहुत महंगा होना,
जब आप सोने को ढालते थे, पहले उसे पिघलाते थे, फिर सिक्के बनाते थे, वो बड़ा महंगा होता था क्योंकि उसमें धातु का छीजन भी निकलता था, धातु कुछ ख़राब भी होती थी, इसीलिए इसे कॉस्टली कहा गया, और लेबर वगैरह भी लगता था। इन कठिनाइयों से बचने के लिए ही पेपर मनी का विकास हुआ। अब लगभग विश्व के सारे देश पत्र मुद्रा का उपयोग करते हैं। पत्र मुद्रा का जो वर्तमान स्वरूप है वह मौलिक नहीं है, सबसे पहले यह अन्य रूपों में था। जैसे सबसे पहले व्यापारी वर्ग ने क्या करा था, जमा प्रमाण पत्रों का प्रयोग किया था। अब जरा सा जान लीजिए कि ये जमा प्रमाण पत्र होते क्या हैं। होता यह है कि जब व्यापारियों को अपने साथ सिक्के लेकर के कहीं बाहर यात्रा पे जाने वगैरह में कहीं लूट लिए जाने का डर रहता था, जान का खतरा रहता था, तो व्यापारी क्या करते थे, सुरक्षा के लिए सिक्कों के स्थान पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जमा प्रमाण पत्र लेकर यात्राओं पर जाने लगे। मतलब क्या था, ये प्रमाण पत्र आधुनिक यात्रा चेकों तथा विनिमय पत्रों के समान थे। जरा सा मैं बता देता हूँ, समझ लीजिएगा। जैसे मान लिया मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है और मेरे पास सोने या चांदी के सिक्के हैं। अब वह सोने और चांदी के सिक्के अगर मैं पोटली बना करके यात्रा पे निकलूँ तो चोर लुटेरों से मुझे जान का भी खतरा है, और कहीं अगर वो गिर जाएं तो फिर मेरी यात्रा कैसे पूरी हो पाएगी। तो क्या हुआ कि जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, जो धनी व्यक्ति हैं, हमने उनके पास अपनी वो मान लेते हैं 100 स्वर्ण मुद्राएं जमा कर दी और उनसे एक कागज़ के टुकड़े पे ऐसा लिखवा लिया। हर धनी व्यक्ति के अलग अलग शहरों में परिचित व्यक्ति हुआ करते हैं। हम वो कागज़ का टुकड़ा जिस शहर जा रहे हैं, मान लिया हम काशी जा रहे हैं, तो हमने काशी पहुंच करके उस सेठ जी के मित्र के पास वो कागज़ का टुकड़ा जिसे जमा प्रमाण पत्र कहा गया प्रस्तुत किया, और वहाँ हमें आवश्यकता अनुसार अपने 100 असरफियों में से 10 असरफियाँ, 20-50 असरफियाँ मिल गईं। समझ गए। तो यह व्यवस्था थी जिसे जमा प्रमाण पत्र कहा गया था। ठीक है। वर्तमान में बैंकें इस तरह का यात्री चेक जारी करती हैं। आपके पैसे अगर बैंक में जमा हैं और आप अगर यात्री चेक जारी करा लेते हैं, तो अगर आपने 10,000 का यात्री चेक ले लिया तो उस बैंक की किसी भी शाखा में आप 10,000 में से कितने भी पैसे निकाल सकते हैं। आज आप चाहे 1,000 रुपये निकाल लीजिए, उसके बाद में दूसरी शाखा में 2,000 रुपये निकाल लीजिए, 10,000 तक आप निकाल सकेंगे। तो ये लगभग यात्री चेकों के रूप में ही प्रारंभ में पत्र मुद्रा का प्रयोग शुरू हुआ। जमा प्रमाण पत्रों को पत्र मुद्रा का प्राचीन रूप माना गया क्योंकि इन्हीं से पत्र मुद्रा का प्रारंभ हुआ। बाद में बैंक भी प्रतिज्ञा पत्र जारी करने लगे। प्रतिज्ञा पत्र यानी प्रोविजरी नोट। कालांतर यानी कि समय जैसे जैसे बीता, बैंकों द्वारा निर्गमित पत्र भी मुद्रा की भांति स्वीकार किए जाने लगे। ठीक है। और समय व्यतीत होता चला गया, लोग कागजी पत्रों के प्रयोग के अभ्यस्त हो गए और आगे चलकर इन्होंने पत्र मुद्रा का रूप धारण कर लिया। बाद में पत्र मुद्रा के निर्गमन का अधिकार सरकार ने स्वयं ग्रहण कर लिया या वह अपने केंद्रीय बैंक के माध्यम से कराने लगे। ठीक। तो ये समझ लीजिए कि बैंकिंग प्रणाली के विकास ने पत्र मुद्रा के प्रचलन को और अधिक बढ़ाया। पत्र मुद्रा यानी कि कागजी नोट ये विधिग्राह्य यानी कि लीगल टेंडर मनी घोषित हो गए। अच्छा, कागज़ का आविष्कार जो कि सबसे पहले हुआ था चीन में, तो इतिहासकार यह मानते हैं कि पत्र मुद्रा का प्रयोग भी सबसे पहले 9वीं शताब्दी में चीन में हुआ होगा। धीरे धीरे इसका प्रयोग एशिया के अन्य देश भी करने लगे। आधुनिक पत्र मुद्रा का प्रारंभ सबसे पहले यूरोप के देशों में हुआ। शनह शनह यानी धीरे धीरे इनका प्रचलन विश्व के अन्य राष्ट्रों में प्रारंभ होता गया। आरंभ में कागजी नोट बहुमूल्य धातु में परिवर्तनीय होते थे क्योंकि पत्र मुद्रा के पीछे 100% कोष रखे जाते थे। यानी कि अगर आपको मान लेते हैं कि 100 करोड़ के अगर नोट छापने होते थे तो आपको 100 करोड़ के मूल्य का सोना या चांदी रखना होता था। ठीक है। तो चूंकि यह सोने और चांदी के कोष के आधार पे नोट निर्गमित किए जाते थे, तो यह दरअसल प्रतिनिधित्व करते थे उस सोने या चांदी के कोष का, इसीलिए इसको क्या बोलते थे, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। ठीक है। बाद में जो बहुमूल्य धातुएं थी इनकी कमी होती चली गई तो यह अपरिवर्तनीय हो गए। अपरिवर्तनीय का मतलब पहले जब ये 100% यानी कि 100% कोष के साथ बनाए जाते थे तो कोई भी व्यक्ति कागज़ के नोट ले जा करके जो केंद्रीय बैंक होता था उसमें प्रस्तुत करके उतने मूल्य का सोना प्राप्त कर सकता था। इसे पत्र मुद्रा की परिवर्तनीयता बोलते हैं। लेकिन बाद में जब धातुओं की कमी होती चली गई तो पत्र मुद्रा अपरिवर्तनीय कर दी गई, इनकन्वर्टेबल कर दी गई, क्योंकि कारण ये रहा कि अब पत्र मुद्रा के पीछे 100% धात्विक कोष नहीं रखा जाता। ठीक। तो ये तो हो गया पत्र मुद्रा। अभी जो युग है वो है कौन सा युग, साख मुद्रा का युग।
शाख मुद्रा का जो युग है इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो शाख मुद्रा है यानी कि क्रेडिट मनी स्टेज, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रगति हुई और विभिन्न राष्ट्रों में वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता का अनुभव किया गया। वित्तीय संस्थाएं क्यों? क्योंकि वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य की। वित्तीय मतलब धन संबंधी। तो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक देशों में बैंकों का विकास हुआ। बैंकों ने शाख के आधार पर धनराशि जमा करना तथा ऋण देना प्रारंभ किया। शाख मतलब उधार लेने की क्षमता। ठीक। परिणाम स्वरूप शाख पत्रों का प्रयोग न केवल व्यापार और वाणिज्यिक जीवन में बल्कि दैनिक जीवन में भी इनका प्रयोग बढ़ता चला गया। शाख मुद्रा के अंतर्गत चेक, बैंक ड्राफ्ट, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, इनका प्रयोग सामान्य रूप से मनुष्य करने लगा। आजकल शाख मुद्रा का सबसे ज़्यादा प्रयोग पश्चिमी विकसित राष्ट्रों में, संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह में खूब किया जाता है। ई बैंकिंग जल्दी से जान लेते हैं। ई बैंकिंग से तात्पर्य है ऐसे बैंकिंग व्यवसाय से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली मतलब जहाँ पे इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पे बैंकिंग का कार्य किया जाता है उसे ई बैंकिंग कहा जाता है। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हैं और ई बैंकिंग के विकास के साथ साथ नई प्रकार की मुद्रा भी अस्तित्व में आती चली गई, जिसको प्लास्टिक मुद्रा कहा गया। प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है, जल्दी से जान लेते हैं। देखिए, प्लास्टिक मुद्रा यानी कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक निर्धारित सीमा तक विभिन्न विक्रेताओं से बिना नकदी भुगतान किए कोई भी सामान, हवाई जहाज़ का टिकट वगैरह खरीदने की सुविधा। बाद में यह आपके खाते से पैसा काट लिया जाता था। ठीक है। कुछ बैंकों द्वारा नकदी कार्ड यानी कैश कार्ड भी जारी किए गए, जिससे संबंधित बैंक की किसी भी शाखा से स्वीकृत नकद राशि प्राप्त की जा सकती है। अब तो ग्राहकों को पेट्रो कार्ड दिए जाने लगे हैं। आप पेट्रोल पंप पे जाइए, अपना पेट्रोल कार्ड दीजिए और उसी से आप उसका भुगतान कर सकते हैं। और छठा जो इसमें उन्होंने नहीं बताया है, मैं बता देता हूँ, उसे आभासी मुद्रा कहा जाता है, वर्चुअल मनी कहा जाता है। ऐसी मनी जो विभिन्न प्रकार के पेमेंट जो पोर्टल होते हैं, पेमेंट बैंक जिन्हें कह सकते हैं, ऑनलाइन, जो अब तो ऑनलाइन अपना कार्ड जारी करने लगी हैं, एटीएम कार्ड जारी करने लगी हैं, जैसे एयरटेल है या वोडाफोन है या जियो है। इनके सबके अपने 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 मनी पेमेंट पोर्टल हैं। इसमें सबसे चर्चित में आते हैं भीम ऐप, सरकार का ऐप है, पेटीएम आता है, ठीक है, जियो मनी है। ऐसे विभिन्न प्रकार के पेमेंट पोर्टल हैं जिन्हें आप आभासी मुद्रा के रूप में जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। क्रिप्टो मनी के रूप में आती है, जिसका जो है ख़रीद और फ़रोख्त होती है, जैसे डॉलर और इंडियन रुपी, इनकी ख़रीद फ़रोख्त कर सकते हैं। ऐसे ही क्रिप्टो मनी आती है, उसे आभासी मुद्रा कहा जाता है। उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, वो एक बड़ा टॉपिक है। फिलहाल आपने अभी तक इतना जाना कि मुद्रा अलग अलग युग में, अलग अलग रूप में इस्तेमाल में आती रही है। विभिन्न चरणों से होकर के हमने जाना कि कहाँ मुद्रा वस्तु विनिमय से लेकर के प्लास्टिक मुद्रा के रूप में किन किन पड़ावों से होकर के गुजरी। ये मुद्रा के प्रादुर्भाव